हाय दोस्तों, फिर से अगली क्लास के लिए हम लोग उपस्थित हैं। आप सभी लोग जितना जल्दी हो जुड़ जाइए। आप लोगों को हमने बताया है ये क्लास 8 बजे या मैक्सिमम 8:15 बजे शुरू हो जाती है और कल की क्लास देखने के बाद अब उसी के आधार पे क्लास हमारी कंटिन्यू होगी। आप लोग प्रॉपर इसका नोट्स भी बनाइए जिससे कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, कल हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत की थी। आज फिर उसी क्रम में हम यह जानेंगे कि जो जलमार्ग की खोज की गई थी, नए जलमार्ग की खोज। पहले तो हमने आपसे बताया था कि जलमार्ग 3 थे। फारस की खाड़ी से यातायात, फारस की खाड़ी से व्यापार हुआ करता था, उसके बाद लाल सागर से व्यापार हुआ करता था, उसके बाद आप जानते हैं मध्य एशिया के बीच में व्यापार हुआ करता था, मध्य एशिया के रास्ते से। लेकिन कुछ बाधाएं आई। कल आपको हमने बताया था उस्मानिया को लेके। उस्मानिया ने रोमन साम्राज्य कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया, जिसके कारण यूरोपीय वासियों का भारत या अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना थोड़ा कठिन हो गया। कठिन होने के कारण यूरोप वासियों ने सोचा कि कोई नए जलमार्ग की खोज की जाए, जिसके लिए आपको बताया था कल कि यहाँ पे एक देश था, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा देश है। इस देश का नाम है पुर्तगाल। इस देश का नाम क्या है? पुर्तगाल है। और यह जो देश है वो स्पेन है। कल आपको हम यही बताए थे, इस देश का नाम पुर्तगाल है और इस देश का नाम स्पेन है। ये यूरोप के देश हैं दोनों। इस पुर्तगाल में हमने कल बताया था एक पथ प्रदर्शक हुआ था। पथ प्रदर्शक मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं द नेविगेटर एक पुर्तगाल का एक व्यक्ति था जिसको हम पथ प्रदर्शक या द नेविगेटर के पद से जानते हैं। वह व्यक्ति का नाम था प्रिंस हेनरी। और यह प्रिंस हेनरी ने क्या किया था? प्रिंस हेनरी ने एक नक्शा बनाया था जिससे कि पूर्वी देशों में जाया जा सके, एक मार्ग के रूप में एक नक्शा बनाया था। ठीक है, यह व्यक्ति पुर्तगाल का था, मतलब प्रिंस हेनरी कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और इन्होंने एक नक्शा बनाया था। इस नक्शे के आधार पे फिर पुर्तगाल के एक अन्य व्यक्ति उसी रास्ते से पूर्वी देशों की तरफ जाने के बारे में सोचा। तो चलिए देखते हैं क्या स्थिति हुई। कल की एक क्लास में हमने आपको बताया था, कल की क्लास में। आज देखते हैं फिर क्या हुआ। अब ये जो पुर्तगाल है, ध्यान से समझिएगा, ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल देश, यहाँ से एक व्यक्ति था, पुर्तगाल से एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमेव डियाज। नाम बड़ा लग रहा है लेकिन आप इसको तोड़कर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बार्थोलोमेव डियाज एक पुर्तगाली व्यक्ति था। यह पहला व्यक्ति था जिसने उस जलमार्ग या नक्शे के आधार पे, प्रिंस हेनरी के बनाए हुए नक्शे के आधार पे पूर्वी देशों में जाने के बारे में सोचा। तो हम देखते हैं, जैसे कि ये यूरोप है, यहीं से सटा हुआ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अफ्रीका। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा अफ्रीका। ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप से क्रॉस करने के लिए, मतलब इधर आप भारत है, जानते हैं इधर क्या है? भारत है। इधर भारत है, ये भारत है। ठीक है, अब ये बार्थोलोमेव डियाज पुर्तगाल से निकला और जो प्रिंस हेनरी नक्शा बनाया था वह नक्शा ऐसे ही बनाया था, तट से होकर, अफ्रीकी तट से होकर यह नक्शा यहाँ के लास्ट बिंदु तक आया। कहाँ तक आया? दक्षिण अफ्रीका के
दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका देश है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका देश है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका देश के सबसे दक्षिणतम बिंदु पे कौन पहुंचा? बार्थोलोमेव डियाज। यह जो तट के रास्ता बनाया गया था या बनाया नहीं गया था, यह रास्ता जो नेविगेटर ने अपने नक्शे में प्रदर्शित किया था, उसी के आधार पे बार्थोलोमेव डियाज ने यहाँ पे पहुँचा। कहाँ पे पहुँचा? इसका नाम था उस समय इन्होंने दिया था बार्थोलोमेव डियाज ने कि यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ बताते हैं यहाँ पे नाम क्या था, केप ऑफ स्टामर्स। बार्थोलोमेव डियाज ने दक्षिणतम बिंदु पे, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पे, या दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसके दक्षिणतम बिंदु पे जब पहुंचा तो वहाँ पे एक बिंदु का या उस जगह का एक नाम दिया जिसका नाम था केप ऑफ स्टामर्स। यह किसने दिया था? बार्थोलोमेव डियाज। और यह बार्थोलोमेव डियाज जो था 1487 में, कब? 1487 ईस्वी में पुर्तगाल से निकला था रास्ते की खोज के लिए, जलमार्ग के रास्ते की खोज के लिए 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज निकला था और निकलने के बाद केप ऑफ स्टामर्स तक पहुंचा था, जो यहाँ पे अंतिम बिंदु था। उसके बाद इसको समझ में नहीं आया कि यह अब किधर जाए, दिशा ज्ञान थी नहीं इसके पास कि हम कैसे पता करें। तो फिर क्या हुआ? यह पुनः यहाँ से वापस हो गया। बार्थोलोमेव डियाज क्या हुआ? पुनः यहाँ से वापस हो गया। जब यहाँ से वापस हो गया तो काफ़ी समय बीत गए, समय काफ़ी बीत गया। तो फिर उस समय लगभग 1492 में, ठीक है, 1492 में एक स्पेन का व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस। जिसका नाम क्या था? कोलंबस। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने भी पूर्वी देशों की तरफ जाने के बारे में सोचा, जिससे कि हम व्यापार करना हमारे लिए सुलभ हो। लेकिन यह जब निकला कोलंबस ऐसे निकला, निकलने के बाद क्या दशा हुई कि यह चला गया कहाँ पे? अमेरिका की तरफ। कहाँ चला गया? अमेरिका की तरफ। मतलब उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, जब आपको हम भूगोल का मैप पढ़ाएंगे उसमें सारे महाद्वीप, सारे देश की राजधानियाँ, हर एक चीज़ के बारे में आपको मैप के माध्यम से अच्छे से समझाते हुए आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पुर्तगाल से ऊपर जो स्पेन है, स्पेन से होकर, ठीक है, कोलंबस स्पेन का ही था, तो स्पेन से होकर यह चला गया उत्तरी अमेरिका, या कह सकते हैं अमेरिका की तरफ। कहाँ पे? अमेरिका। तो यह जो अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ से स्पेन से यहाँ गया, ये जलमार्ग का क्षेत्र है। तो यह जलमार्ग की तरह यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद कोलंबस, उसको लगा कि हम भारत आ गए, लेकिन वो भारत तो था नहीं। इस कारण से इस जगह को हम लोग इंडियन अमेरिकन बोलते हैं। कोई प्लेस है यहाँ पे इंडियन अमेरिकन, ठीक है। वहाँ पे पहले पहुँचा था कोलंबस, वो समझा कि इंडिया ही आ गया, लेकिन वो इंडिया नहीं था। तो कहा जाता है कि यूरोप और अमेरिका के बीच में जल मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो प्रश्न बनेगा, जल मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो क्या आएगा? कोलंबस है। कब किया था? 1492 में, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं अपने भारत की तरफ। ये तो 1492 में कोलंबस निकला, फिर काफ़ी समय बार्थोलोमेव डियाज 1487 में निकला था और 88 में ही रिटर्न हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? जो पुर्तगाल का राजा था, इसको लिखते चलिएगा आप लोग, मैप बना के समझिएगा। इसके बाद जो था पुर्तगाल का राजा, देखिए केप ऑफ स्टामर्स कहाँ था, बाद में चल के इसका नाम बदल गया। एक बार बता दें आपको, बाद में चलकर इसका नाम बदल गया। इसका नाम क्या हो गया? हो गया केप ऑफ गुड होप। इसका नाम बाद में बदल गया, क्या हो गया? केप ऑफ गुड होप। आज के समय में केप ऑफ गुड होप ही बोला जाता है। कभी आपसे कोई पूछे अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु या दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप ऑफ गुड होप, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से पुर्तगाल से 10 साल बाद, लगभग 97 में, ठीक है, 1497 में, आप याद रखिएगा केप ऑफ गुड होप
अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है या दक्षिण अफ्रीका का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है, केप ऑफ गुड होप, याद रखिएगा इसे। अब देखिए कि यहाँ से दूसरा व्यक्ति निकला, कौन निकला? वास्को डिगामा, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन वास्को डिगामा निकला कैसे? कैसे उसको पता चला कि हमें जाना है? उसको उस समय का पुर्तगाल का राजा इमैनुअल प्रथम था, इमैनुअल है, इमैनुअल, ठीक है। इमैनुअल प्रथम जो राजा था, ये क्या था? यहाँ का पुर्तगाल का राजा था। इमैनुअल प्रथम ने सोचा कि किस तरह से हम जल मार्ग की खोज करेंगे। इसके लिए उसने एक अपने अधिकारी को चुना जिसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा से कहा ऐसा है कि आप जल मार्ग की खोज कीजिए जो पूर्वी देशों की तरफ जाए, जिससे कि हमारा व्यापार सुलभ हो सके। तो यह बात सुनकर इमैनुअल ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, सहयोग किया, और यह फिर वास्को डिगामा निकल दिया। तो वास्को डिगामा जब निकला दिसंबर में, ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा जो निकला है दिसंबर 1497 में, वह वास्को डिगामा दिसंबर 1497 में वो जलमार्ग की खोज के लिए निकला। जब वो यहाँ से निकला, यहाँ से, तो वो कहाँ आया? फिर केप ऑफ गुड होप, क्योंकि ये तो समझ चुका था, यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद एक समस्या है कि अब यहाँ से वो कहाँ जाए, ठीक है। तो उसे दिशा ज्ञान तो पता था, लेकिन यहीं पे आज आप देखेंगे तो मेडागास्कर है, ऐसे मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर, ठीक है। इस द्वीप जो अफ्रीका से निकला है और इस द्वीप के बीच में रास्ता है, जल मार्ग है, ठीक है, जल है। अब यहाँ से वास्को डिगामा थोड़ा सा इधर घुमा, कह सकते हैं एक यंत्र था उसमें कुतुबनुमा नामक एक यंत्र था। क्या था? कुतुबनुमा, ये ध्यान रखिएगा, एक यंत्र था जिसका नाम था कुतुबनुमा। ये कुतुबनुमा नामक यंत्र से उसे दिशा की ज्ञान हुई। दिशा का ज्ञान तो था उसको, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि किधर जाए। कारण ये था कि ये तो पता था कि इधर पूरब है, लेकिन ये ज्ञात नहीं हो रहा था कैसे जाए। तो फिर उसी के बीच में यहीं पे द्वीप के पास एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मनिक। यहीं पे अब्दुल मनिक, ठीक है। अब्दुल मनिक नामक व्यक्ति से वास्को डिगामा ने पूछा कि क्या कोई रास्ता है जिससे कि इस पूर्वी क्षेत्र में जाया जा सके। तो यह अब्दुल मनिक को बोला जाता है गुजराती पथ प्रदर्शक। अब्दुल मनिक को बोला जाता था कि ये गुजराती पथ प्रदर्शक था, मतलब गुजरात से यहाँ पे आया था। तो इसने बताया हाँ एक रास्ता है, आप ऐसे जाएंगे डायरेक्ट तो आप भारत पहुँच जाएंगे। तो इसने कहा ठीक है। तो फिर इसी रास्ते के माध्यम से हमने बताया आपसे कि अब्दुल मनिक से मिला वास्को डिगामा, और मिलने के बाद फिर इसी रास्ते होते हुए वो कहाँ पर पहुँच गया? भारत का एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट। क्या नाम है? कालीकट बंदरगाह के पास पहुंचा। और यह बंदरगाह आज के समय में कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। तो कालीकट बंदरगाह के पास पहुंचा, और कालीकट बंदरगाह केरल में है। तो जिस जगह पहुंचा वो, वहाँ का एक शासक था, जमोरिन नामक एक शासक था। तो एक शासक था इस कालीकट वाले क्षेत्र में, यहाँ का राजा था जमोरिन नामक एक राजा था। राजा ने इस वास्को डिगामा का स्वागत किया, लेकिन अन्य जो थे उन्होंने इनका विरोध किया। अन्य मतलब कौन? जैसे अरब के लोग बहुत अच्छे से व्यापार किया करते थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन जमोरिन ने इनका क्या किया? वास्को डिगामा का स्वागत किया।
स्वागत करने के बाद वास्को डी गामा ने कुछ समय बिताया, जब 97 में तो चला था दिसंबर में, लेकिन पहुंचा कब यहाँ पे 1498 में। कब पहुंचा? 1498 में, दिसंबर में चला था और यहाँ पे 1498 में भारत पहुंच गया। जब भारत पहुंचा तो वहाँ पे इसकी स्वागत भी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि इसने सारे जो भी वहाँ पे उसे दिखाई दिए सामान, जो भी सामान दिखाई दिए, जैसे कि मसाले का बहुत ज़्यादा प्रयोग, मतलब इन्हें मसाला बहुत पसंद आया। वास्को डी गामा को उस समय वहाँ पे मसाला बहुत पसंद आया। भोजन में जब भोजन करता था तो उसमें उसको मसाला बहुत पसंद आता था भारत का। तो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा सामान लिया और अपने जहाज़ पे रखा और फिर पुनः वापस हो गया। पुनः क्या हो गया? वापस हो गया। जब पुनः वापस हुआ, वापस होने के बाद जब ये पुर्तगाल पहुंचा, जब पुर्तगाल पहुंचा तो जितना इसने अपने सामान को खरीदने में पूंजी लगाई थी और जितना इसका जाने और आने का जो खर्च हुआ था, उन सबको निकाल कर, मतलब क्या हुआ कि जितना इस तक का खर्च था, मतलब कि मान लीजिए जो खर्च था, खर्च को निकाल कर 60 गुने का लाभ प्राप्त हुआ। मतलब यह जो भारत गया था और जितनी अपनी पैसे लगाया था सामान खरीदने में और जाने आने में जो खर्च हुआ था, वो सारा कुछ निकालकर इसे उस सामान को बेचने में पुर्तगाल में या अन्य देशों में उसे 60 गुने का लाभ हुआ, जिसके कारण से जो वहाँ का राजा इमैनुअल प्रथम था, इसने क्या किया, इसे बड़ा ही प्रॉफिट हुआ। इसने देखा स्थिति को, कहा कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट, तो क्या किया जाए। इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने के बाद इसका मन बहुत ही विचलित हुआ। इसने कहा कि अब उस देश से या अन्य यूरोपीय देशों में व्यापार करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर क्या हुआ, वास्को डी गामा के बाद एक दूसरा व्यक्ति भारत में आया, पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज पूछता है क्वेश्चन कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज। चलिए देखिए, इसको हम रफ करते हैं जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, आप सुविधा हो। आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, जिससे आप कॉपी कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट रहेंगी, क्योंकि एक मैप के माध्यम से आप जो समझ रहे हैं ये हमेशा आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, एक नहीं 2 बार आप वीडियो देखिए और अच्छे से इसको कॉपी भी कीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ पॉइंट्स बन रहे हैं। अब देखिए आप लोग कि जो ये पेड्रो अल्वारेज दूसरा जो व्यक्ति था पुर्तगाली, उसका नाम था, दूसरा व्यक्ति उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज ये 1500 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा के वापस जाने के बाद 1500 ईस्वी में अल्वारेज वापस आया, मतलब पुनः आया भारत में। आने के बाद इसने क्या किया, वहाँ पे देखा, कोचीन कन्नौर में इन्होंने देखा, पेड्रो अल्वारेज ने, कि यहाँ के शासक आपस में लड़ रहे हैं। अब जानते हैं भारत के छोटे छोटे जो शासक थे वो आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के विरोधी थे। तो इसने देखा, किसने देखा, पेड्रो अल्वारेज ने देखा कि यहाँ की स्थितियाँ कुछ अजीब हैं। तो इससे क्या है, इसने सोचा कि ऐसा देखते हैं कि उस समय अरब वासियों का बहुत ज़्यादा दबाव था, कहाँ पे, भारत में व्यापार को लेके उनका वर्चस्व था। अरब के लोगों का भारत में व्यापार के दौर में बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। तो पेड्रो अल्वारेज ने ये चीज़ें देखी। तो पेड्रो अल्वारेज ने अरब सागर में, ध्यान रखिएगा, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर पेड्रो अल्वारेज ने अरब सागर में एक अरेबियन जहाज को लूट कर राजा को गिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पेड्रो अल्वारेज आया
उसने वहाँ भारत में जो छोटी मोटी चीज़ें जगहें थी, वहाँ के राजाओं के बीच में जो द्वंद्वता थी उसे देखा, और उसके बाद देखा कि यहाँ अरब के लोगों का बड़ा वर्चस्व है, तो उसे अरब सागर में ही एक अरब जहाज़ मिली, उसको क्या किया, उसने लूट लिया, और लूटने के बाद राजा को दिया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर पेड्रो अल्वारेज फिर क्या किया, ये वापस चला गया 1500 में, फिर ये वापस चला गया। फिर अगली कहानी क्या होती है कि दूसरी बार वास्को डी गामा पुनः वापस आया भारत में। जब ये पेड्रो अल्वारेज 1500 ईस्वी में आया और उसी के समकक्ष में चला भी गया। जब ये चला गया तो फिर अगली बार दूसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आया 1502 में। कब आया था? 1502 में। ठीक है, 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। तो अब जो वास्को डी गामा, जो क्रम में देखा जाए तो वास्को डी गामा तीसरी बार है, तीसरा, लेकिन वैसे देखा जाए तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। तो जो तीसरे क्रम में था, मतलब वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार आया, दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया। आपसे प्रश्न पूछता है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, तो ध्यान रखिएगा 1502 में। ठीक है, वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया। आने के बाद 1503 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1503 ईस्वी में इसने कोच्चि में, कोचीन कहिए या कोच्चि कहिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कोच्चि। ठीक है, कोचीन या कोच्चि में 1503 ईस्वी में कोच्चि या कोच्चि में इसने क्या किया था, एक फैक्ट्री स्थापित की, एक फैक्ट्री, या इसे हम क्या बोलते थे, कोठी स्थापित की। ठीक है, अब हमें यह पता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसने 1503 में कोचीन में एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये फैक्ट्री जो शब्द है ना, इसको आप क्या समझते हैं कि कहीं कोई प्रोडक्शन हो रहा है। आज के समय में हम यही समझते हैं कि फैक्ट्री मतलब कहीं प्रोडक्शन, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय फैक्ट्री का मतलब था कि गोदाम। फैक्ट्री का मतलब क्या था, गोदाम। उस समय की प्रवृत्ति बता रहे हैं। जो फैक्ट्री का अर्थ निकलता था उस समय ये था, बहुत से माल को वहाँ पे रखा जाता था, सामानों को वहाँ रखा जाता था, उसे हम फैक्ट्री बोलते थे। तो कोच्चि में 1503 में इसने एक फैक्ट्री बनाई। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो कोचीन में। कहाँ पे, कोचीन में 1503 ईस्वी में। चलिए, ये हम समझ गए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत आने पर। ठीक है, 1503 ईस्वी में, सॉरी 1503 में। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। आप कॉपी कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब तक इसको कॉपी कर लेंगे और अच्छे से एक दो बार देखेंगे नोट्स को अपने, आपको कुछ रियलाइज होगा कि चीज़ें हमारे साथ व्यवस्थित हैं। ठीक है, चलिए जितना ज़्यादा हो आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, आप लोग समय से आइए और जुड़ भी जाइए, जिससे कि आप लोग को आसानी से वीडियो मिल सके। हमने आपसे बार बार कहा है कि इतिहास की क्लास अभी चल रही है, साथ में आपको हम ज्योग्राफी की मैपिंग भी कराएंगे। उसके बाद हमने बताया था रीजनिंग की क्लास चलेगी। ये सारी क्लासें क्रमशः 2-4 दिनों में जब ये सेटअप अच्छे से हो जाता है, उसके बाद से ये सारी क्लासें आपकी प्रॉपर चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं कि हमें ये पता चला कि अब वास्को डी गामा दूसरी बार कोचीन में एक फैक्ट्री स्थापित कर लिया। जब फैक्ट्री स्थापित कर लिया तो स्थिति ये हुई कि पुर्तगालियों का वर्चस्व भारत में बढ़ने लगा। पुर्तगालियों का वर्चस्व भारत में बढ़ने लगा। तो अब जो उस समय जो राजा था उसके दिमाग में आ रहा था कि क्या किया जाए, अब कोई कंपनी की स्थापना की जाए, जिससे कि अब भारत में अब गवर्नर जाए। अब इस तरह किसी व्यक्ति को भेज के हम काम नहीं करा सकते, एक गवर्नर जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, राजा ने, पुर्तगाल की राजा ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था एस्टादो द इंडिया। क्या नाम था एक कंपनी की, एस्टादो द इंडिया। पुर्तगाल की ये कंपनी थी, इस कंपनी की स्थापना हुई, पुर्तगाल की इस कंपनी की स्थापना हो गई।
एस्टाडो द इंडिया। भारत आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी एस्टाडो द इंडिया है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत आने वाली सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, तो एस्टाडो द इंडिया ये पुर्तगाल की कंपनी थी। किसकी थी? पुर्तगाल की। अब इस कंपनी के आधार पे भारत में अब गवर्नर आना शुरू करेंगे। किसके गवर्नर? पुर्तगाल के। अब पुर्तगाल के गवर्नर आएंगे, तो अब इन गवर्नर का एक मुख्य उद्देश्य क्या होगा, अब इसके बारे में क्रमशः एक एक गवर्नर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं पहला गवर्नर कौन था। चलिए देखते हैं कि हमारा पुर्तगाल से आने वाला पहला गवर्नर कौन था। तो हमें पता है कि पुर्तगाल से आने वाला पहला गवर्नर जिसका नाम था, क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सॉरी रुक जाइए एक मिनट, फ्रांसिस्को था ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर था। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर। पुर्तगाल का भारत आने वाला प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहला इसका उद्देश्य हम जाने, इसका उद्देश्य क्या था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का सबसे पहला उद्देश्य था अरब पर अपना अधिकार कायम करना। अरब सागर पे अपना अधिकार कायम करना। क्या करना? अरब सागर पर अधिकार, अरब सागर पर कब्जा करना। ठीक है, मतलब ये है कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया भारत में, उसकी सबसे पहला उद्देश्य था किस तरीके से हम अरब सागर पर अपना कब्जा बना लें। तो कब्जा बनाने का मुख्य कारण ये था कि कब्जा बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो इसने एक नीति शुरू की। आते ही भारत में उसने एक नीति शुरू की जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? इसको कह सकते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने वाला कौन था? आप देख ही रहे हैं कौन था? डी अल्मीडा, सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद क्या हुआ? एक सामान्य युद्ध हुआ, अरब वासियों से एक सामान्य युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बीच में आप देख रहे हैं अरब के लोग देख रहे हैं, उसमें गुजरात में भी लोग अरबवासी बहुत ज़्यादा बस गए थे। वो लोग देख रहे हैं कि पुर्तगाल का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, पुर्तगाल का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और जो पुर्तगाली गवर्नर आया है उसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल नीति इसने शुरू किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डी अल्मीडा था, इसका एक बेटा तो क्या हुआ, वो ऐसे ही अरब सागर में जा रहा था नाव पे, तो क्या हुआ, अरब वासियों ने उसे युद्ध के माध्यम से मार दिया, जिससे कि अल्मीडा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। जब डी अल्मीडा गुस्से में आया तो इसने एक युद्ध किया। वह युद्ध में मिस्र प्लस गुजरात और प्लस तुर्की, ये तीनों, मिस्र, गुजरात और तुर्की तीनों ने मिलकर अल्मीडा से युद्ध किया। डी अल्मीडा से युद्ध किया, और इस युद्ध में अल्मीडा से युद्ध किया, और युद्ध में डी अल्मीडा विजयी हुआ।
मतलब ये हुआ, एक तो अल्मीड़ा को बहुत क्रोध था, उसके बीच में ये तीनों अब सोचें कि अल्मीड़ा कमज़ोर हो गया है, पुर्तगाली जो गवर्नर आया भारत में वो अब कमज़ोर हो गया है, ये सोचे मौका पाके अब हम क्या करें, हमला करें। लेकिन ये तो बहुत क्रोध हो गया था, इसके पास सैनिक सेना तो बहुत कम थी लेकिन तकनीकी ज़्यादा थी, जिसके कारण से इसने क्या किया, युद्ध किया और युद्ध में डी अल्मीड़ा विजयी हुआ। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो अल्मीड़ा था, इसने पहला युद्ध अपना जीत लिया और जीतने के बाद उसका फिर उसी तरह से वर्चस्व बढ़ गया। उसके बाद ये पुनः आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि यह 1505 से लेके 9 के बीच में रहा, 1509, ठीक है। मतलब ये गवर्नर जो था 1505 से लेके 1509 के बीच में गवर्नर था। इसके बाद दूसरा गवर्नर आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पहला था, फिर दूसरा गवर्नर आया। देखते हैं पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर को। अब हम लोग अब दूसरा जो गवर्नर आया था देखेंगे, दूसरा गवर्नर उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो आया था वो 1509 ईस्वी में और 15 तक था, 1515 तक था, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है, ध्यान रखिएगा, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर है ये। यही गवर्नर वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक पुर्तगाल का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन है? डी अल्बुकर्क। कौन है? डी अल्बुकर्क। तो कहेंगे पुर्तगाली सत्ता का क्या गलती कर दी है? क्या लिखो पुर्तगाली में? कौन मानता रहा? पुर्तगाली है तो पुर्तगाल कैसे कहो? गाँव में लगाए थे। दूसरा था पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कौन? डी अल्बुकर्क। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक की जो बात है ये हर एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछ चुका है, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमें जानेंगे कि ये जो डी अल्बुकर्क था ये जब भारत में आया, ठीक है, तो इसने गोवा के शासक को, जिसका नाम था यूसुफ आदिल, ठीक है, यूसुफ आदिल खान को ये क्या कर दिया था? हरा दिया था। वो बीजापुर का शासक था। यूसुफ आदिल खान ये बीजापुर का शासक था जिसको डी अल्बुकर्क ने हरा दिया और गोवा को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। देखिए तो क्या कहते हैं, डी अल्बुकर्क ने गोवा के शासक यूसुफ आदिल खां को पराजित कर गोवा के शासक, मतलब बीजापुर, पहले चाहिए बीजापुर के शासक, यहाँ गोवा छोड़ के पहले बीजापुर लिखिए, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को पराजित करके गोवा को जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी अल्बुकर्क ने पुर्तगाली संस्था को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को पराजित करके गोवा को जीत लिया। और ये जो गोवा को जीता है वो 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, और इसी जगह फिर 1511
1511 ईस्वी में इसने मलक्का को जीत लिया। 1511 ईस्वी में डी अल्बुकर्क ने किसको जीत लिया? मलक्का का क्षेत्र जीत लिया। और उसी के बाद 1511 में मलक्का को जीत लिया और 1515 में, इस समय इसकी मृत्यु भी हो जाती है, 1515 में हरम्यूज के क्षेत्र को जीत लिया। हरमुज को क्षेत्र को जीत लिया। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। पहले जीता किसको? गोवा को, दूसरा जीता मलक्का को और तीसरा जीता हरमुज को। ये क्षेत्र जीतने के साथ साथ इसकी एक नीति थी। वो नीति ये थी कि हम भारत में अपने वर्चस्व को कैसे बढ़ाएं। भाई कोई पुर्तगाली अगर शासक गवर्नर बन के आया है तो वो अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहेगा। तो इसने सती प्रथा को ख़त्म करना चाहा। सती प्रथा को इसने, भारत में जो चल रहा था सती प्रथा, उसको खत्म करना चाहा। क्यों? ये सती प्रथा को क्यों खत्म कर रहा था? इसकी एक सोच थी कि जितने पुर्तगाली व्यक्ति हैं वह भारतीय विधवा महिलाओं से विवाह करें। हम यहाँ के विदेशी न कहे जाएं, हम यहाँ के वास्तविक व्यक्ति बन के दिखाएं। इसके लिए इसने क्या किया था? सती प्रथा को उसको खत्म करना चाहा और कहा अपने नागरिकों से, पुर्तगाली नागरिकों से कहा, पुर्तगाली नागरिकों से कहा कि आप भारतीय विधवा महिलाओं से विवाह करें। अगर भारतीय महिला, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको? चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चला भारतीय महिलाओं से विवाह करें। हम यहाँ लिख देते हैं, अब देख लीजिएगा, भारतीय महिलाओं से विवाह करें। अब मतलब ये है कि जो पुर्तगाली डी अल्बुकर्क था ये बहुत ही समझदार और चालाक था। इसने कहा कि हम सती प्रथा को खत्म करेंगे, मतलब कि भारतीय महिलाओं को भी खुश कर रहा था और वहीं कह रहा था कि पुर्तगाली नागरिक आप ध्यान दो, हम कितने पुर्तगाल से लोगों को लाएंगे, आप ऐसा करो कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं, उनसे आप शादी करो, जिससे कि जो बच्चे का पैदावार होगा, जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे? यहीं के मूल निवासी कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डी अल्बुकर्क था जिसने ऐसी नीति चलाई और दिमाग में रख के इसने कार्य किया। और यहाँ पे जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी पुर्तगालों की, उतनी ज़्यादा क्या होगी? पुर्तगाली जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उनका वर्चस्व भी बढ़ेगा। ये सोच किसकी थी? डी अल्बुकर्क की। ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना है पहला और दूसरा, जो हमें याद रखना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा और डी अल्बुकर्क, कैसे ध्यान में रखें, कौन सा पहला गवर्नर था, कौन सा दूसरा। आप ध्यान रखिए, एक शब्द याद रखिएगा, डार्क। अल्मीड़ा क्या है? पहले आएगा, और दूसरे पे क्या आएगा? अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक था। यह बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को पराजित करके गोवा को जीत लिया। आप ध्यान रखिएगा, गोवा को जीत लिया और 1510 ईस्वी में जीता है, 1510 ईस्वी में। और 1511 में मलक्का को जीत लिया और 1515 में हरमुज को जीत लिया। इसने इतने क्षेत्र को जीता और उसके बाद इसकी नीति थी सती प्रथा उसको खत्म करना, और उसके बाद उसमें जो भी सती प्रथा खत्म हो रही है उसके बाद जो महिलाएं हैं वो पुर्तगाली नागरिकों व्यक्तियों से शादी करें, जिससे कि यहाँ पे पूरे भारत में पुर्तगाली लोगों का वर्चस्व बढ़े और जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ऐसी सोच थी अल्बुकर्क की। तो ये पुर्तगाली गवर्नर, एक और पुर्तगाली गवर्नर आएगा। कल हम, आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। आप एक चीज़ समझिएगा, एक एक स्टेप को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। आप एक एक चीज़ों को देखिए, समझिए और लिखिए, और उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट कीजिए, हम उसका रिस्पांस ज़रूर देंगे कमेंट का। आप बस इसके विशेष रूप से आप इसका अध्ययन कीजिए। ठीक है, अगली जो क्लास होगी हमारी कल पुनः इसी टाइम होगी। ठीक है, जैसे जैसे शेड्यूल बढ़ेगा मैं आपको इसी पे इन्फॉर्म करता रहूँगा और आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।